कहानी की शुरुआत होती है डेबी नाम की लड़की से, जो अपने कमरे में अकेली बैठी है। रात गहरी है, घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और उसके सामने जलती हुई आग की लपटें, जिनमें वो धीरे धीरे एक पुराने वीजा बोर्ड को झोंक देती है। ये वही बोर्ड था जिससे वो अपने बचपन में अपनी सबसे अच्छी दोस्त लेन के साथ खेला करती थी। पर अब उस बोर्ड में कुछ बदल चुका था। डेबी की आंखों में डर था। वो महसूस कर रही थी कि कोई उसे देख रहा है। वो फुसफुसाती है, गुड बाय, और बोर्ड को आग में फेंक देती है। बोर्ड जलने लगता है, लेकिन तभी उसकी लौ कांपती है। आग के बीच से एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजती है। कुछ देर बाद जब लेन वहां से चली जाती है, डेबी अपने कमरे में वापस आती है और जम जाती है, क्योंकि वो देखती है कि वही बोर्ड जिसे उसने जलाया था अब उसकी मेज पर बिल्कुल सही सलामत रखा है। अचानक कमरा ठंडा पड़ जाता है। आईने में एक अजीब परछाई दिखाई देती है। डेबी के चेहरे पर सन्नाटा फैल जाता है। वो जैसे किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में चली गई हो। और कुछ ही देर बाद घर में रस्सी की चरमराहट गूंजती है। डेबी ने अपने ही घर में खुद को फांसी लगा ली है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है और एक डरावना खेल अब शुरू होने वाला है। डेबी की मौत के बाद उसका वेक सेरेमनी होता है, जहां लेन, उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर, उसकी छोटी बहन सारा, दोस्त इजाबेल और डेबी का बॉयफ्रेंड पीट शामिल होते हैं। लेकिन लेन के मन में बेचैनी है। डेबी की आखिरी बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही है, जब उसने कहा था कि कुछ अजीब हुआ है उस बोर्ड के साथ। लेन और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि वे उस वीजा बोर्ड के जरिए डेबी की आत्मा से संपर्क करेंगे। रात होती है, सब लोग एक गोल घेरे में बैठते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। लेन पूछती है, डेबी, क्या तुम यहां हो? बोर्ड का प्लांचेट धीरे धीरे हिलने लगता है और अक्षर बनते हैं HIFRIEND। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। हवा भारी हो जाती है। अचानक एक आईना टूटता है और पीट का सिर उस पर जोर से टकराता है, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। उसके बाद हाय फ्रेंड लिखा मिलने लगता है, दीवारों पर, कार के शीशे पर और पीट की डेस्क पर। दोस्त सोचते हैं कि शायद डेबी उनसे बात करना चाहती है। वो फिर से सेशन करते हैं और इस बार बोर्ड पर आता है D, और तभी लेन को दिखाई देती है एक छोटी सी लड़की, सफेद चेहरा और उसका मुंह सील दिया गया है सिलाई से। वो बिना आवाज के बोलती है, भागो, मां आ रही है। और लेन का दिल जम जाता है। इजाबेल की रहस्यमयी मौत के बाद, जहां वो बाटब में मारी जाती है, लेन और पीट डेबी के घर का अटारी, एटिक, खंगालते हैं। वहां उन्हें पुराने फोटो मिलते हैं, जिनमें एक अजीब परिवार दिखाई देता है। फोटो के पीछे लिखा होता है जेंडर फैमिली। खोजबीन के बाद पता चलता है कि इस घर में पहले डोरिस जेंडर नाम की एक लड़की रहती थी, जो अचानक लापता हो गई थी। उसकी बड़ी बहन पॉलिना जेंडर, पॉलिना, अब एक मानसिक अस्पताल में बंद है। लैन उससे मिलने जाती है। पॉलिना बहुत शांत और ठंडी आवाज में बताती है, मेरी माँ एक माध्यम थी। वो मृत आत्माओं से बात करती थी। वो अपनी छोटी बेटी डोरिस को माध्यम बनाकर आत्माओं को बुलाती थी। लेकिन एक दिन माँ पागल हो गई। उसे लगा कि आवाजें डोरिस के अंदर फंस गई हैं। उसने डोरिस का मुंह सिल दिया ताकि वो फिर कभी न बोले। पॉलिना कहती है, उसका शरीर अब भी उस घर में छिपा है। अगर तुम उसके होंठों की सिलाई खोल दो तो वो अपनी मां की आत्मा को हमेशा के लिए भगा देगी। लेन डर के बावजूद घर लौटती है। अटारी के नीचे एक गुप्त कमरा खोलती है और वहां एक छोटी लाश पड़ी होती है, जिसके होंठ सिले हुए हैं। कांपते हाथों से लेन सिलाई काटती है। अचानक हवा बदल जाती है। घर हिलने लगता है। दीवारें कराहने लगती हैं और एक भयानक छाया प्रकट होती है, डोरिस की मां की आत्मा। लेकिन तभी डोरिस की आत्मा उठ खड़ी होती है। उसका मुंह अब खुला है और वो अपनी मां पर टूट पड़ती है। लेन को लगता है अब सब खत्म हो गया, पर असली डर तो अब शुरू होने वाला है। अगले दिन सब कुछ शांत लगता है, लेकिन पीट अपने घर में अकेला होता है। रात के अंधेरे में उसे महसूस होता है कि कोई पास खड़ा है। आईने में पीछे एक छोटी लड़की दिखती है, मुस्कुराती हुई। वो डोरिस थी।
और सुबह होते होते पीट मर चुका होता है। उसका मुंह सिल दिया गया था। लेन दोबारा पॉलिना से मिलने जाती है। गुस्से और डर में पूछती है कि ये सब क्या है। पॉलिना मुस्कुराती है। क्या तुम सच में सोचती थी कि मेरी माँ राक्षस थी? असली बुराई तो डोरिस थी। मेरी माँ तो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेन की सांस रुक जाती है। जिस आत्मा को उसने आजाद किया वही असली राक्षस थी। अब डोरिस आजाद थी। उसने ट्रेवर को बाथटब में डुबोकर मार दिया और सारा को पकड़ लिया उसका मुंह सीने के लिए। घर में अंधेरा फैल गया था और हर कोना अब किसी भूत की आंख जैसा लगता था। लेन की दादी उसे एक सलाह देती है, उस शरीर को जलाओ और उस बोर्ड को भी। जब तक वो जिंदा है मौत कभी चैन से नहीं रहेगी। लेन अकेली घर लौटती है, मोमबत्ती जलाती है और वीजा बोर्ड के सामने बैठ जाती है। डोरिस, चलो खेलते हैं, वो कहती है। प्लानचेट अपने आप हिलता है। एस दीवारें कांपने लगती हैं। हवा में चीखें गूंजती हैं। डोरिस प्रकट होती है। उसका मुंह अब खुला है और उसके होंठों से काला खून टपक रहा है। वो धीरे धीरे लेन के शरीर में प्रवेश करने लगती है। उसकी आंखें सफेद पड़ती जा रही हैं और तभी एक रोशनी चमकती है। वो डेबी की आत्मा थी। वो लेन के सामने आती है, डोरिस को पीछे धकेलती है और कहती है, गुड बाय। लेन और सारा मिलकर डोरिस की लाश और वीजा बोर्ड को आग में फेंक देते हैं। नीली लपटें उठती हैं, फिर काली हो जाती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद लेन अपने कमरे में बैठी होती है और मेज पर पड़ा होता है वही प्लानचेट। वो कांपते हाथों से उसे उठाती है और उस पार देखती है। कुछ हिलता हुआ दिखता है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब पेश है एक ऐसा हिस्सा जहां अंधकार ने खत्म होकर भी अपना निशान छोड़ा है। यह हिस्सा पूरी तरह डार्क, सरियल और साइकोलॉजिकल हॉरर टोन में लिखा गया है, जैसे मौत के बाद भी कोई खेल बाकी हो। आग बुझ चुकी थी, लेकिन उस घर की दीवारों पर अब भी जलने की गंधक थी। लेन और सारा ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई अंधकार नहीं। लेकिन बुराई कभी सच में नहीं मरती। वो बस इंतजार करती है अपने अगले हाई फ्रेंड के लिए। रात के समय जब लेन अपने कमरे में बैठी थी, उसकी मेज पर रखा हुआ प्लानचेट हल्के से हिलने लगा। वो वही था, वही जिसके साथ सब कुछ शुरू हुआ था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और उसके गोल शीशे से झांका। कुछ पल तक कुछ नहीं दिखा। फिर बहुत धीरे पीछे से एक परछाई गुजरी। वो किसी इंसान की नहीं थी, वो डोरिस की थी। अगले कुछ दिनों तक लेन बार बार महसूस करने लगी कि कोई उसे पुकार रहा है। रात को दीवारों से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। लेन, चलो खेलते हैं। वो जाग जाती, लेकिन हर बार कमरा खाली होता। आईने में उसका चेहरा दिखता, पर कभी कभी उसकी आंखें सफेद नजर आती, जैसे कोई और उसके अंदर झांक रहा हो। सारा ने कहा, यह सब तेरे दिमाग का वहम है। लेकिन लेन जानती थी वो झूठ था, क्योंकि जब वो आईने के पास जाती, आईना खुद से धुंधला होकर एक शब्द लिखता, हाय फ्रेंड। एक रात लेन अपनी दादी की पुरानी डायरी पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि अगर किसी आत्मा को अधूरा छोड़ा जाए तो वो जिस माध्यम से आई है उसी के जरिए फिर लौटती है। वीजा बोर्ड जल चुका था, लेकिन उसका आत्मा द्वार यानी प्लानचेट अब भी सुरक्षित था। और जब तक वो अस्तित्व में है, डोरिस का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। धीरे धीरे लेन को अजीब सपने आने लगते हैं, जहां वो उसी पुराने घर में होती है, जहां दीवारें सांस लेती हैं और दरवाजे खुद से खुलते हैं। वो देखती है डेबी की आत्मा अब भी उस घर में है, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी चलता है। डोरिस जो अब इंसान नहीं रही। वो कहती है, तुमने मुझे अधूरा छोड़ा लैना, अब मैं तुम्हें पूरा करूंगी। और तभी वो लेन की आंखों के भीतर घुसने लगती है। लेन चीखती है, पर नींद टूट जाती है। सुबह होती है, लेकिन उसके गाल पर एक टांका सा निशान होता है, जैसे किसी ने उसे सुई से छुआ हो। दिन बीतते हैं, सारा देखती है कि लेन अब बदल रही है। कम बोलती है, अक्सर एक ही जगह घूरती रहती है। एक रात सारा कमरे में आती है। लेन फर्श पर बैठी होती है, मेज पर वही प्लानचेट रखा होता है। वो धीरे से बोलती है, हाय फ्रेंड। सारा की आंखें फैल जाती हैं।
क्योंकि प्लानचेट अपने आप हिलने लगता है। मेज पर खुद ब खुद अक्षर बनते हैं। LCOMEBAC मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और कमरे में वही डरावनी गंध भर जाती है, जली हुई लकड़ी और खून की। स्क्रीन अंधेरे में जाती है और आखिरी आवाज सुनाई देती है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अब शुरू होता है एक कहानी जहां इंसान और आत्मा के बीच की सीमा मिट जाती है। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। लेन अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें अक्सर किसी अनजानी दिशा में टिकी रहती, जैसे वो किसी को देख नहीं बल्कि महसूस कर रही हो। सारा नोटिस करती है कि लेन अब अकेले में अपने आप से बात करती है। कभी हंसती है, कभी फुसफुसाती है। नहीं डोरिस, अब नहीं। पर जब सारा उससे पूछती है, लेन बस मुस्कुरा देती है, वही मासूम मुस्कान जो अब डर पैदा करती है। एक रात सारा कमरे में घुसती है। लेन एक अंधेरे कमरे में बैठी होती है। सामने वही प्लानचेट और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां। सारा चिल्लाती है, लेन ये क्या कर रही हो? हमने उस चीज को खत्म कर दिया था। लेन धीरे से सिर उठाती है। उसकी आंखें अब काली पड़ चुकी हैं। वो ठंडी आवाज में कहती है, तुमने सोचा था आग बुराई को जला देती है? नहीं सारा, आग तो बस रास्ता खोलती है। वो प्लानचेट की तरफ झुकती है और जमीन पर खुद ब खुद अक्षर बनने लगते हैं। DORIS। कमरे में हवा चलती है, मोमबत्तियां फट जाती हैं और दीवारों से बच्चों की हंसी सुनाई देती है। हाय फ्रेंड। अब लेन पूरी तरह से बदल चुकी थी। कभी उसकी चाल डोरिस जैसी लगती, कभी उसकी आवाज में वो अजीब हिस सुनाई देता। रात को वो बाथरूम के आईने में किसी और से बात करती। आईने की दूसरी तरफ वही छोटी लड़की दिखाई देती थी जो हंसती थी, मगर उसकी आंखें जिंदा नहीं थी। धीरे धीरे लेन का शरीर डोरिस का माध्यम बनता जा रहा था। वो बातें करने लगी थी जो उसने कभी नहीं सुनी। वो भाषा बोलने लगी थी जो इंसान नहीं बोलते। एक दिन सारा जागती है और देखती है कि लेन की गर्दन पर वही सिलाई के निशान उभर आए हैं। डोरिस वापस आ चुकी थी, बस अब उसकी देह नई थी। लेन की दादी अपनी पुरानी किताबें निकालती है। वो बताती है कि डोरिस जैसी आत्माएं अटैच्ड सोल्स होती है, जो किसी अधूरे खेल के जरिए दोबारा इंसान से जुड़ जाती है। उसका एक ही उपाय है, रिटर्न रिचुअल, जहां आत्मा को उसी रास्ते से भेजा जाता है जिससे वो आई थी, यानी वीजा के खेल से। लेकिन इसके लिए चाहिए एक जीवित माध्यम, वो जो आत्मा को अपने अंदर बुला सके और फिर उसे उसी खेल में फंसा दे। सारा को पता है उसे अपनी बहन को खोना पड़ेगा या उसे बचाने के लिए खुद खेलना पड़ेगा। जी पर खुद ब खुद अक्षर बनते हैं, YOU। कमरे में हर चीज उड़ने लगती है। आईने टूटते हैं, मोमबत्तियां बुझती हैं, लेन हवा में उड़ जाती है और उसकी आवाज डोरिस में बदल जाती है। मैंने कहा था खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सारा चीखते हुए प्लानचेट पर गुड बाय लिखने की कोशिश करती है, लेकिन वो उछलकर दूर गिर जाता है। तभी अचानक कमरे में डेबी की आत्मा जाती है। वो सारा की ओर देखती है और फुसफुसाती है, डर मत, खत्म कर इसे। सारा पूरी ताकत से प्लानचेट उठाती है और उस पर जोर से गुड बाय दबा देती है। एक जोरदार चीख गूंजती है, घर कांपने लगता है और लेन जमीन पर गिर पड़ती है। सन्नाटा, सुबह की रोशनी कमरे में फैलती है। लेन अब बेहोश है लेकिन जिंदा। सारा उसकी ओर बढ़ती है, रोते हुए गले लगाती है, लेकिन कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। लेन के पीछे दीवार पर एक छोटा सा शब्द लिखा होता है, HI, और नीचे फर्श पर पड़ा होता है प्लानचेट, धीरे धीरे घूमता हुआ, जैसे कोई फिर से खेलने को तैयार हो।